प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 10th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। यह चैप्टर फिजिक्स में आता है और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि परावर्तन और अपवर्तन जो प्रकाश की प्रक्रियाएं हैं या परिघटनाएं हैं वो किस प्रकार से दिखाई देती हैं, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ मिलती हैं देखने को, और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये हम 8th क्लास में भी देख चुके हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे। ये चित्र आपको जो दिख रहा है ये अपवर्तन का चित्र है, ठीक है। तो समय न गंवाते हुए आइए हम लेसन रीड करते हैं। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश की एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहा जाता है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब यह प्रकाशिकी, जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं, असफल होने लगती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना सरल रेखा में चलता है, तो यानी कि तब यह बात विफल लगती है, असफल लगती है कि वह मुड़ जाता है, ठीक है ना, किनारों के मुड़ जाता है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की अध्ययन करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत वर्णन आप बड़ी क्लासेस में करेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है, यानी कि तरंग भी है प्रकाश और किरण भी है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया है, न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों और तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। आगे देखिए, इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके सरल रेखीय, यानी कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ठीक है ना, यह मानकर परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी कि अच्छे से पॉलिश किया हुआ कोई भी सतह, जैसे कि दर्पण, कांच हो, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। इन नियमों को स्मरण करें। आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, यानी कि समतल सतह हो तभी भी और गोल पृष्ठ हो, ठीक है ना। एक तो शीशा दर्पण है, वो तो परावर्तन करता ही करता है। यदि गोल दर्पण हो, जैसे कि चम्मच का अंदर वाला भाग, चम्मच का बाहर वाला भाग, आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है।
प्रतिबिंब का साइज जो होता है, यानी कि हम शीशे में अपना मुंह देखते हैं, हम तो बिंब हैं, हमारा जो अंदर दिखता है फोटो वो प्रतिबिंब है, और शीशा जो हो क्या है, समतल दर्पण है। तो यह हमेशा सीधा होगा, आभासी होगा, हमारे साइज का होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई, यानी कि बिंब रखा है, यानी कि हम रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी कि अगर हम दायां हाथ उठाएंगे तो बायां दिखाई देगा, बायां हाथ उठाएंगे दायां दिखाई देगा। ये बातें हम 8वीं क्लास में पढ़ कर आए हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हों तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? वक्रित यानी कि मुड़े हुए हों, ठीक है ना। शीशा अगर मुड़ा हुआ हो तो इसमें ना क्रियाकलाप 10.1 में चम्मच लेकर दिखाएगा आपको। एक चमकदार चम्मच लीजिए, कभी इसके अंदर धंसे हुए भाग से मुंह देखिए और कभी उल्टे उभरे भाग से अपना मुंह देखिए, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखाई देता है, आप अपनी बातों को नोट करें। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण, गोलीय दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय होता है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है, यानी कि हमने एक गोले में से काट रखा है उसको। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर धंसा हुआ या बाहर की ओर उभरा हुआ, मुड़ा हुआ हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर, देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर मुड़ा हुआ है वह अवतल दर्पण कहलाएगा। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है चित्र ए। इसका जो काला वाला भाग है ना, काला वाला भाग है वो क्या है, वो परावर्तक है, और जो ये भूरे भूरे रंग का या ग्रे कलर का कहें, ये ग्रे कलर है, ये क्या है, ये पॉलिश है। इसी प्रकार देखिए अवतल दर्पण जो है, एक ना इसको पूरा करो, ऐसे लग रहा है जैसे कि चूड़ी का टुकड़ा है ये, तो चूड़ी को पूरा करो तो क्या लगेगा कि ये अवतल दर्पण है ना, चूड़ी के सेंटर के ओर मुँह किए हुए है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण को तो लेंगे जो जिसका परावर्तक भाग इसके गोले के केंद्र की ओर मुँह किया हुआ हो, और उत्तल दर्पण किसे लेंगे, जिसका परावर्तक भाग गोले के केंद्र से दूर मुँह किए हुए हो, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे, ये काफ़ी नीचे चला गया, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हो, देखिए अवतल दर्पण क्या लिखा है इसने, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर मुड़ा हुआ है वह अवतल दर्पण कहलाता है, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में कर रखा है। ये 10.1 चित्र है, ठीक है। ये ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, ठीक है। इनके चित्र मिलाकर देखें आप, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये हम 8वीं क्लास में कर चुके हैं, बिल्कुल नए नहीं हैं। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पण का पृष्ठभाग छायांकित है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है, और चम्मच का बाहर की ओर उभरा भाग लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। तो गोलीय दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम कुछ शब्दों और पदों यानी कि टर्म्स को जानें और उनका अर्थ समझें। ये गोलीय दर्पण से जुड़े हुए हैं, और अगर हमने ये शब्द सीख लिए तो गोलीय दर्पणों को समझना आसान हो जाएगा। ये शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये देखिए, ये देखो, इसमें नहीं दिखा रखा चित्र में, नीचे देखो, ये देखिए, ये दिख रहा है को दर्पण, दर्पण के ऊपर एक पी शब्द दिख रहा है, यहाँ पे डॉट लगी हुई है। ये पी शब्द क्या है, ये पी पॉइंट क्या है, ये ध्रुव है, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, ठीक है बेटे। तो देखिए क्या लिखा है इसने, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय पी पोल अक्षर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है।
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र, जो गोले का केंद्र है ना बेटा, गोले का केंद्र होता है वो वक्रता सेंटर, ठीक है ना, जो सर्कल का सेंटर होता है या फिर हम कहें स्फीयर का सेंटर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। C का मतलब क्या है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह दर्पण के बाहर होता है, ठीक है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। यह तथ्य आप चित्र 10.2 के ए और 10.2 बी में नोट कर सकते हैं। ये देखिए 10.2 के ए, ये देखिए बेटा चित्र ए में दिखा रखा है अवतल दर्पण P है, और P के ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना इसमें दर्पण में, वो परावर्तक पृष्ठ है, और C देखो परावर्तक पृष्ठ की ओर है ना, सामने है ना। अब देखो बी में क्या है, चित्र बी में जो काले रंग की लाइन है वो क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है, परावर्तक सतह है, और उसके पीछे की ओर है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वक्रता के अंदर C है, वो दर्पण के परावर्तक सतह की ओर है, और इसमें परावर्तक सतह से पीछे की ओर है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह तथ्य आप चित्र 10.21 में ए बी में नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस अक्षर R से निरूपित किया, इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि PC दूरी जो है, PC दूरी जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है, कि पोल से C, ध्रुव से वक्रता केंद्र C तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे हम R से दिखाते हैं, R मतलब रेडियस। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा जो है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को क्रियाकलाप द्वारा समझें। अब इसमें बात करेगा ये फोकस दूरी की, ठीक है ना, और फोकस दूरी मैं आपको कल सिखाऊंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसी के साथ थैंक यू। तो आप इन दोनों चित्रों को समझें, पढ़ें, और PCFE जो है जितने भी संभव हो सके इनके चित्र बनाएं और परिभाषाएं लिखें, ठीक है बेटा। इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।